लाइव है। स्मार्ट करियर पॉइंट के सीटेड कोचिंग में आप सभी को स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे गुरु और हमारे सबसे आदरणीय पटना कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर केसरी जी हैं और पटना के हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी भी हैं। मैं सब दिन हमारे साथ रहे, मेरे गुरुजी भी हैं और हमें पिता के बाद अगर किन्हीं का सम्मान मिला है तो मेरे गुरुजी का है। और इन्हीं के मार्गदर्शन में स्मार्ट करियर पॉइंट पटना में बहुत दिनों से अपना परचम फहराते हुए आ रहा है। कुछ दिनों अपसेट रहने के कारण या कुछ पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व हो जाने के कारण हम बहुत दूर चले गए थे, जो कि आपके यूट्यूब चैनल पूरी तरीक़ा से ठप पड़ गया था। मैं इसके लिए आप सबको क्षमा और प्रार्थना करने के लिए आए हैं, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने के लिए आए हैं कि दोबारा हमें आपके संपर्क में भगवान मुझे बनाया रहे। मैं बड़े दुख के साथ आपको बोलना चाहता हूं कि 2022 की जो मेरी ज़िंदगी है वो ज़िंदगी मेरा सही नहीं चल रहा है। इसका क्या वजह है मैं नहीं बता सकता। आज तक जनवरी और फरवरी ये 2 मंथ हमारे जीवन का सबसे कष्टमयी ज़िंदगी रहा। फिर भी मैंने अपने गुरुजी के सहयोग से पुनः इस चीज़ से निवरने का काम किए और फिर आपके साथ यूट्यूब चैनल पे आ गए। और हमारे गुरुजी जो हिंदी के पटना कॉलेज के एचओडी रह चुके हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं, और इनके बारे में विशेष मैं क्या बोलूं, मैं जो भी बोलूँगा वो कम रहेगा। मैं अपने गुरुजी को आपको समर्पित करता हूँ। प्रिय छात्रगण, सप्रेम धन्यवाद। जिनको मेरा आशीर्वाद सतत मिलता रहा है, आजीवन मिलता रहेगा, अर्थात भविष्य में भी इनको मिलता रहेगा। मैं इनके साथ रहूंगा। आप जो अध्ययन करते हैं, अध्ययन का जो आधार है, उसकी जो आधारशिला है वह भाषा है। भाषा केवल हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी भी है, लेकिन आपका भाव और विचार दोनों उद्बुद्ध होता है हिंदी में। जब आप सोचते हैं तो पहले हिंदी में सोचते हैं, बाद में आप उसका अनुवाद मात्र करते हैं। मैं प्रोफेसर केसरी आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा। हिंदी के 3 भाग हो जाते हैं, भाषा के 3 भाग हो जाते हैं आपके अध्यापन के लिए और आप लोगों के लिए अध्ययन के लिए। व्याकरण मूल रूप से है, कुछ भाषा विज्ञान का अंश भी रहता है, फिर लेखन कला है, और लेखन कला के साथ साथ आप शिक्षण विधि भी पढ़ते। इस प्रकार व्याकरण, साहित्य, इन दोनों को साधने के लिए भाषा की आवश्यकता आपके लिए पड़ जाती है। हम वाक्य के द्वारा अपने भाव और विचार को अभिव्यक्त करते। भाषा विचार और भाव की अभिव्यक्ति का माध्यम है, साधन नहीं। इस संदर्भ में अभी तक जो मैंने मार्केट में किताब देखी है, जो पूरक की पुस्तक के नाम से जानी जाती है, वास्तविकता यह है कि न तो किसी में मौलिकता है और न सही ज्ञान ही है। जैसे आप लोगों को पढ़ना है वर्ण, किसी भी किताब को उठा लें, उसमें आप वर्ण की परिभाषा पाएंगे। ध्वनि को ही वर्ण कहा गया है। जैसे भाषा कि वह मूल इकाई, ध्यान देना, ध्वनि की परिभाषा है और है वर्ण कहलाता है, यह लिखा हुआ है।
भाषा की वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके वर्ण कहलाता है। आप ध्यान दो, भाषा की वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, किसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, ध्वनि का, और कहलाता क्या है, वर्ण। समझने वाली बात है। भाषा माने भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा की मूल इकाई ध्वनि और लिखित भाषा की मूल इकाई वर्ण। इसलिए वर्ण की परिभाषा के रूप में कहना पड़ेगा कि लिखित भाषा की वह मूल इकाई, वह लघु इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके वर्ण कहलाता है। अब स्वर वर्णों की कुल संख्या 2003 में ही निश्चित हो चुकी है 13, किताब में है 11, क्योंकि 2003 में ही संशोधन हुआ। प्रकाशक ने नई पुस्तक प्रकाशित नहीं की, नतीजा हुआ कि संशोधित ज्ञान से आप लोग वंचित हैं। इसमें अंग और आह जुड़ गया है। कुछ लोग विवाद उत्पन्न किए कि अंग और आह तो अयोगवाह है, लेकिन पाणिनि ने स्पष्ट कर दिया है 168 पेज में। पाणिनि ने कहा कि अयोगवाह सदैव स्वर होते हैं। किताब लिखने वालों ने यह भी लिखा कि वर्ण दो ही प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो अंग और आह को न तो स्वर में रखा न व्यंजन में रखा। लेकिन डॉक्टर दामोदर हरि ने जब अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया तो उसमें उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि अंग और आह भी स्वर है। इस चैप्टर में 19 भूले हैं। इसी तरह से दूसरा चैप्टर ले लो, शब्द। परिभाषा विवादित हो गई है, थी पहले। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यह सही परिभाषा है, लेकिन वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यह गलत है। आप लोगों ने पढ़ा है कि अर्थ के विचार से शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। लेकिन आपकी परीक्षा एनसीईआरटी पर निर्धारित और उसमें सुधार आ गया है। 2003 में जो सुधार हुआ था उसके आधार पर एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, श्रुति सम भिन्नार्थक। एक और जुड़ने जा रहा है 2003 में, कई शब्दों के लिए एक शब्द। तो नया ज्ञान जो संशोधन होता है, नया ज्ञान जो आता है, उससे बच्चों को लाभ मिलता है, उससे अंक मिलता है। लेकिन उस नया ज्ञान से, संशोधन से, के ज्ञान से वंचित रहता है बच्चा, क्योंकि किताब में वह बात प्रकाश में आ नहीं पाती। और शिक्षक भी ऐसे कुछ मिल जाते हैं जो जिज्ञासु नहीं होते, उसके बारे में नहीं जिज्ञासा रखते हैं और जान नहीं पाते। नतीजा होता है कि किताब में जो पुरानी बात लिखी रहती है, जिसमें सुधार हुआ है, तो किताब में जो लिखा रहता है वही वे प्रस्तुत कर देते हैं, पढ़ा देते हैं। यद्यपि यह भी गलत है। हम लोग यूपीएससी के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं कि अर्थ के विचार से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजक। क्योंकि अर्थ 3 प्रकार का होता है, अभिधार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंजनार्थ। तो जब अर्थ 3 प्रकार का होगा तो अर्थ के विचार से शब्द कितने होने चाहिए? 3। आप बच्चों को पढ़ाएंगे
तो बच्चों को सही बात पढ़ानी चाहिए, सही ज्ञान देना चाहिए या गलत? जब हम पढ़ा आपको तो हमको अंक दिलवाना है, इसलिए दोनों बात बताएंगे कि एनसीईआरटी पर एनसीईआरटी जो है वही आधार है आपकी परीक्षा का, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी के मुताबिक 5 हो जाते हैं, अर्थ के विचार से शब्द के भेद, सही होना चाहिए 3, वाचक लक्षक व्यंजक। देखिए सार्थक और निरर्थक अगर लिखोगे मानोगे तो गलत मान लिया जाएगा। इसी तरह से प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है यह आपको पढ़ना है, सिलेबस में है। लेकिन यह लोग जानते ही नहीं, अपने नहीं जानते हैं, क्या पढ़ाएंगे। दूसरी बात, क्षमता दक्षता, यह आपको पढ़नी है। यही इसी आधार पर शिक्षक को भी पढ़ाना चाहिए। आपको हम दक्ष कैसे बनाएंगे और सक्षम कैसे बनाएंगे, आप में दक्षता कैसे आएगी, क्षमता कैसे आएगी, इस भाव और विचार को हमेशा अपने मस्तिष्क में रखना पड़ेगा। तो यह तो बात रही शब्द की। इसी तरह से वाक्य को ले लो। वाक्य की परिभाषा आप किताब में पढ़ते हैं कि शब्दों का वह समूह जो संपूर्ण अर्थ का बोध कराता है वाक्य कहलाता है। व्यवहार में है कि वाक्य की रचना के लिए उद्देश्य और विधेय का उपयोग करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। अब उद्देश्य में क्या आना चाहिए, विधेय में क्या आना चाहिए, इन सब बातों की चर्चा परिभाषा में है ही नहीं। अब वहां आपको मेरी अपनी परिभाषा मिलेगी कि व्याकरण के नियमानुसार संवारे गए सार्थक शब्दों का वह समूह जो संपूर्ण अर्थ का बोध कराता है वाक्य कहलाता है। संवारे गए का प्रयोग क्यों मैंने किया? राम पुस्तक पढ़ता है, और इसी वाक्य का प्रयोग अगर इस तरह से करे आदमी कि पुस्तक पढ़ता है राम, एक एक शब्द वह आ गया, लेकिन क्रम सही नहीं रहा, अन्वय ठीक नहीं रहा, नतीजा होगा कि अर्थ गड़बड़ा जाएगा और आपका वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि वाक्य की रचना 2 विधि से होती है, अन्वय के द्वारा, शब्दों के अन्वय के द्वारा, और पद के विन्यास के द्वारा। अब यहां प्रश्न उठता है कि शब्द और पद क्या है? तो पद माने कविता वाला पद नहीं, व्याकरण का पद अलग होता है। किताब में मिलेगा कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते, लेकिन रसोई घर, रसोई के लिए घर, यह वाक्य नहीं है। इसमें रसोई भी पद है और घर भी पद है। कहां गई परिभाषा? परिभाषा गलत। इसलिए कहेंगे कि विभक्ति सापेक्ष शब्द पद कहलाते हैं, अर्थात जिस शब्द के साथ विभक्ति लग जाती है वह शब्द पद हो जाता है। जैसे शादी के पहले लड़का या लड़की, लेकिन जो ही शादी तुम्हारी हो जाती है तो लड़की स्त्री बन जाती है और लड़का पुरुष बन जाता है। ठीक उसी तरह से जब तक शब्द है स्वतंत्र है, लेकिन जो ही शब्द के साथ विभक्ति लग गई, कारक के चिन्ह लग गए, वह शब्द नहीं रहा, वह पद हो गया। इस तरह से आपको संपूर्ण पढ़ाई की बात जहां तक है, मेरा दावा है कि अन्यत्र नहीं मिलेगा इस संस्थान के सिवा। लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप इस संस्थान में आ जाएं, इस संस्थान से जुड़ जाएं, फिर तो आपका लक्ष्य कभी भी अप्राप्य नहीं रहेगा। आपका लक्ष्य आपके पैरों को छूएगा, विशेष फिर कभी।
जी सर। तो अभी आप सुने हमारे संस्थान के सबसे वरिष्ठ फैकल्टियों में से सबसे अच्छे फैकल्टी प्रोफेसर केसरी जी को, जो एचओडी पटना यूनिवर्सिटी पटना कॉलेज के हैं, है ना। तो आपको मैं बता दूं कि स्मार्ट करियर पॉइंट के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चालू हो गए हैं। ऑनलाइन में जरा कुछ ऐप्स की समस्या आई है, जिसके कारण वो समस्या का समाधान किया जा रहा है और बहुत जल्द सारे बैच आपको प्राप्त हो जाएंगे। और मेरा क्लास सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का क्लास मैं बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मेरे 2022 साल अच्छा नहीं गुजरा। जीवन का हर चीज इसमें मुझे देखने को मिला, समझने को मिला और आपको प्यार करने को मिला। कुछ दिनों तक आप सबसे दूर रहे, इसके लिए मैं पुनः फिर एक बार से क्षमा मांगते हैं और यही छोटी सी वाणी के साथ लेते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।